सुप्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोग को वही खबर मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2009 का प्रश्न है। प्रश्न प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। नीचे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है भद्राचलम, दूसरा है श्रीकालहस्ती, तीसरा है हम्पी, चौथा है चिदम्बरम। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का पुनर्लाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और आज आपको पता है कि आज 20 मार्च है। आज ही के दिन विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य गौरैया के बारे में जागरूकता और घरेलू गौरैया का संरक्षण सुनिश्चित करना है। पहला गौरैया दिवस 2010 में मनाया गया था। प्रसिद्ध संरक्षणवादी मोहम्मद दिलावर ने नासिक में घरेलू गौरैया की विशेष देखभाल के लिए अभियान शुरू किया था। इसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों के एक साथ आने और आम जैव विविधता या कम संरक्षण वाली प्रजातियों को सुरक्षा आवश्यकता के बारे में जागरूक पैदा करने हेतु संपर्क बिंदु प्रदान करना है। घरेलू गौरैया है वो दिल्ली का राष्ट्रीय पक्षी भी है, तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। अगर हम लोग विश्व गौरैया दिवस के इतिहास के बारे में एक नज़र डालें तो विश्व गौरैया दिवस भारत की नेचर फॉर एवर सोसाइटी यानी NFS द्वारा फ्रांस इको SIS एक्शन फाउंडेशन और दुनिया भर के अन्य संगठन के साथ शुरू की गई एक पहल है। तो इन सब जो दिवस होते हैं इन सब के बारे में आप लोग जानते रहिए, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबर, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। सिर्फ हिंदू आस्था के प्रतीकों के विरुद्ध बोलते हैं विपक्षी नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, कहा अन्य धर्म से जुड़े प्रतीकों के विरुद्ध नहीं बोलते हैं। एक भी शब्द। तमिलनाडु के सेलम में मंच पर 11 आसक्ति अम्मा के साथ नजर आए पीएम। जयललिता के अपमान को द्रमुक की नारी विरोधी मानसिकता से जोड़ा। अब देख रहे हैं जो विपक्ष की सरकार है, जो अभी सत्ता पे सरकार थी, उन पे एक दूसरे पे खूब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। एक तरफ से जो कांग्रेस की सरकार है वो कहती है कि जो ये नारी शक्ति है, हिंदू धर्म में जो मोदी जी का जो हिंदू धर्म में नारी शक्ति का मतलब होता है मातृशक्ति, नारी शक्ति, लेकिन कांग्रेस और द्रमुक वाला IND गठबंधन कहता है कि इसका विनाश कर देंगे। हमारे महाकाव्य में इस बात का प्रमाण है कि जो लोग शक्ति का समाप्त करना चाहते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। मोदी ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के महिला होने के कारण द्रमुक द्वारा किए अपमान का भी जिक्र किया है। साथ ही अब देख रहे हैं इन दोनों पे खूब आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं एक दूसरे पे। CAA पर फिलहाल रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना पर अंतरिम रोक लगाने का नहीं दिया आदेश। याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी के 3 सप्ताह का मांगा जवाब और शीर्ष कोर्ट पर दायर करीब 250 से ज़्यादा याचिकाओं में CAA को दी गई थी चुनौतियाँ। आपको पता ही होगा कि जो अभी CAA जो अभी नया कानून आया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून, इसे विफल करने के लिए जो विपक्ष की सरकार है उन्होंने बहुत से इसमें विरोध किया, बहुत सारी याचिकाएं जाके सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की और सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी है कि ये जो कानून आया है एक तरह से विरोध है, मतलब इनको विरोध कर रहे हैं। कहा जा रहा है ये वोट बैंक के लिए जो ये कानून लाया गया है, क्योंकि इसे लागू जब ये पारित 2019 में हो गए तो इसे तब पारित क्यों नहीं किया गया, अब लागू क्यों किया गया, यही लेके काफ़ी विवाद इसमें चल रहे हैं। और इसमें कह रहा है कि ये संविधान में कहा गया धर्मनिरपेक्ष का भी उल्लंघन कर रहा है। इस सब लेके याचिकाएं दर्ज कराई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अभी हाल ही में इसमें कोई रोक नहीं लगाई गई है। इन्हें 3 सप्ताह का समय दिया गया है, उसके बाद इसमें फिर से कार्रवाई शुरू की जाएगी। CAA के तहत पड़ोसी देश जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए गए अल्पसंख्यक, जिसमें हिंदू है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, पारसी और ईसाई को भारत में नागरिकता देने का प्रावधान किया। यह कानून 2019 में पारित हुआ था, लेकिन इसके जो कानून तय किए अभी हाल ही में कुछ दिन पहले 11 मार्च को जारी हुए थे। लेकिन इसमें एक समुदाय को शामिल नहीं किया गया, तो जो मुस्लिम समुदाय, उसी को लेकर काफ़ी विरोध भी चल रहा था कि मुस्लिम समुदाय को शामिल क्यों नहीं किया गया। इसमें नागरिकता का जो
उल्लंघन हो रहा है, मतलब इसमें धर्म के नाम पे नागरिकता दी जा रही है। लेकिन हमारे संविधान में मतलब धर्मनिरपेक्ष नागरिकता की बात की गई है, उसी पे लेके काफ़ी विरोध चल रहा है। लेकिन जो भी सुप्रीम कोर्ट है उसने इस पर कोई रोक नहीं लगाई। अब देखते हैं आगे क्या इसका परिणाम निकल के सामने आता है। दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी। स्विट्जरलैंड के संगठन IQAir द्वारा जारी नई रिपोर्ट 2023 में भारत तीसरा सबसे बड़ा प्रदूषित देश, बांग्लादेश पहले और वह पाकिस्तान दूसरे नंबर पर रहा। बिहार का बेगूसराय सर्वाधिक महानगरीय प्रदूषित क्षेत्र रहा। AQAir जो यह स्विट्जरलैंड की एक संस्था है, अभी हाल ही में इसने अपनी रिपोर्ट मतलब अपनी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट पेश की है। इसके अंदर PM 2.5 को 5 जो है उसका मापन हुआ है। PM का मतलब होता है पार्टिकुलेटेड मैटर, बहुत ही बारीक महीन प्रदूषण कर जो होते हैं एयर के अंदर होते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। जिसमें विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी दिल्ली है, लगातार चौथे वर्ष शीर्ष स्थान पर रही है। और सबसे प्रदूषित देश में बांग्लादेश पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर पाकिस्तान है और तीसरे स्थान पर भारत है। सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्रों में बेगूसराय है जो बिहार में स्थित है और दूसरे नंबर पर गुवाहाटी है। यहाँ आपको राष्ट्रीय धरना जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। ED के 9वें समन को दिल्ली के CM ने हाई कोर्ट में दी चुनौती। केजरीवाल की याचिका पर आज 2 सदस्यीय पीठ करेगी सुनवाई। ED के किसी भी समन पर पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए मुख्यमंत्री। अब देख रहे हैं इन पे अब काले घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के जुड़े मामले में इन्हें ED ने समन भेजा था ना, उसी की बातें हो रही हैं। अब यहाँ आपको राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब देख रहे हैं लोकसभा का होने वाला चुनाव, उसी पे लेके खूब तैयारी चल रही है कि कौन सी पार्टी का कौन सा प्रत्याशी किस जगह से चुनाव लड़ेगा। भ्रष्टाचार पर बैकफुट पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस, भूपेश के साथ फंसे कई नेता। लोकसभा चुनाव के बीच भ्रष्टाचार के मामले में चौतरफा गिरने से कांग्रेस अध्यक्ष असहज हुए। सट्टा ऐप मामले में भूपेश बघेल के खिलाफ FIR होने के बाद प्रदेश में भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा बनाकर उभरा है। भाजपा हमलावर है जिसने विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह से भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा बनाया था। आपको पता ही होगा कभी पिछले वर्ष हुए जो विधानसभा का चुनाव हुआ था छत्तीसगढ़ में, उसमें जो भाजपा कांग्रेस की पार्टी थी जिसमें कि जहां उस जो पार्टी के नेता थे भूपेश बघेल, उनकी जो सरकार नहीं बन पाई थी ना, उसी पे लेके बातें चल रही हैं। अभी जो वहाँ के नए CM बने विष्णु सहाय हैं, इनके बारे में आप लोग जानते रहिए। तो देख रहे हैं बस ऐसी राजनीति चल रही है। आप लोग बस इतना याद रखें कि परीक्षा कराता ये चुनाव कराता कौन है और इस जो चुनाव आयोग है ये कौन कौन से क्षेत्र में चुनाव कराता है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ी वो जानकारी रखते रहिए। नवजोत सिद्धू ने छोड़ा चुनावी रण, IPL में करेंगे कमेंट्री। पहले पटियाला लोकसभा से सीट से चुनाव लड़ने से कर दिया था इनकार, अब कमेंटर के रूप में करेंगे पारी की नई शुरुआत। IPL के व्यस्त रहने से चुनाव प्रचार में नहीं ले पाएंगे हिस्सा। लोकसभा की 102 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। आज जारी होगी पहले चरण की अधिसूचना। 19 अप्रैल को होंगे पहले चरण का मतदान। आपको पता ही होगा अभी हमारे जो राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, उन्होंने जो चुनाव होने वाले लोकसभा का 28वीं लोकसभा चुनाव उसके कितने चरण में चुनाव होगा उसका पूरा प्रक्रिया जारी कर दी, उसकी पूरी लिस्ट जारी कर दी है। उसका जो पहले चरण का चुनाव होगा वो 19 अप्रैल को होगा। उस 19 अप्रैल को 102 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के बाद प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। पहले चरण में 19 अप्रैल का कुल 21 राज्यों के 102 सीटों पर किए गए मतदान होंगे और इस चरण के लिए नामांकन करने के लिए आखिरी जो तारीख रखी गई 27 मार्च है, वहीं बिहार के लिए तारीख 28 मार्च तक रखी गई है। तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। यहाँ पास कुछ आंकड़े दिए हुए किस राज्य से कितने सीटों पर ये होगा लोकसभा का चुनाव। 102 सीटें हैं पूरी, पहले चरण में 102 सीटें पर चुनाव होगा। उसी पे लेकर पहले चरण में कितने राज्यों से कितने सीटों पर चुनाव होगा उन्हीं पर कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, जिससे अभी आप लोग पढ़ लीजिए। अगर हम और चरणों की बात कर ले कौन से चरण में कब चुनाव होंगे तो उनकी बात करें तो पहले चरण का आपको पता है 19 अप्रैल को 102 सीटें पे वोट होंगी। दूसरे चरण में 26 अप्रैल जिसमें 89 सीटों पे वोट होगा और तीसरे चरण 7 मई को जिसमें 94 सीटों पे वोट होगा और वहीं चौथे चरण पे आप लोग को पता ही होगा 13 मई को 96 सीटों पे वोट होगा। पाँचवें चरण में 20 मई को 49 सीटों पे वोट होगा और छठे चरण में 25 मई को 57 सीटों पे वोट होगा। सातवें चरण चुनाव का अंतिम जो चरण होगा, बची जो आखिरी सीट 57 है उन पे ये वोट किया जाएगा और जो मतगणना होगी वो 4 जून को होगी और उसी दिन नई सरकार चुन के सामने आएगी। जिनके बारे में आप लोग भी जानते रहिए।
यह है आप लोग का संपादकीय पात्र है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिए होते हैं जो आपके परीक्षा के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। जिससे कि ये चुनाव जो अभी चुनावी वारंट आया था ना, उस पर एक आर्टिकल दिया हुआ है, इससे आप लोग पढ़ लीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। पिछले दिनों भारत की पहली एआई शिक्षिका मिली। केरल के तिरुवनंतपुरम के एक स्कूल में पेश की गई इस रोबोट शिक्षिका का नाम आइरिस है। यह रोबोट शिक्षिका चैट जीपीटी जैसे एआई प्रोग्राम से लैस है। इसके पास गणित एवं विज्ञान जैसे विषयों का प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता है। शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग का यह एक अपने आप में एक अनूठा उदाहरण भी है। 8% से ज़्यादा रह सकती है विकास दर। आरबीआई ने मासिक रिपोर्ट में जताई उम्मीद, कहा मजबूत बुनियाद से भी आगे बनी रह सकती है तेजी। वर्ष 2021 से 22-24 तक 8% से ज़्यादा रही है औसत विकास दर और चालू वित्त वर्ष में पहली 3 तिमाहियों में 8% से ज़्यादा रही तेजी। महंगाई में आज रही है कमी। खाद्य पदार्थों की ज़्यादा कीमतों को लेकर थोड़ी वित्त है। यह आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब देख रहे हैं जो एक तरफ से इजराइल और हमास का संघर्ष चल ही रहा है। H1B वीजा पंजीकरण की अंतिम तिथि 22 को। अमेरिकी संघीय एजेंसी ने बताया कि यह सुविधा USCIS की साइट पर ऑनलाइन उपलब्ध है। अब H1B वीजा ये क्या है आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रोजगार के इच्छुक लोगों को H1B वीजा प्राप्त करना आवश्यक होता है। H1B वीजा वस्तुतः इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट की 101A और 15H के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका में रोजगार इच्छुक और गैर अप्रवासी नागरिकों को दिए जाने वाला एक वीजा है। यहाँ आपको खेल जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। आरसीबी दिल्ली और पंजाब कब खत्म कर पाएंगे 16 साल का इंतजार। अब देख रहे हैं, आपको पता ही होगा कि आईपीएल के 17वें सत्र की शुरुआत शुक्रवार को होगी। पिछले 16 वर्षों में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग 5-5 बार ट्रॉफी जीतकर टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा सफलता हासिल की है। लेकिन वहीं 3 टीम ऐसी हैं जो लीग में 2008 की शुरुआत से जुड़ी हैं, लेकिन अभी तक एक बार भी ट्रॉफी उनके हाथ नहीं आई है। आरसीबी, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स को अब तक अपनी पहली ट्रॉफी का इंतजार है। ये तीनों टीम फाइनल में जरूर है लेकिन अभी तक इनमें कोई चैंपियन नहीं बन पाया है। इस बार देखा जा रहा है क्योंकि आपको पता ही हो कि अभी हाल में जो हुआ है वुमेन्स का आईपीएल हुआ, तो उसमें जो आरसीबी टीम उसने अभी दूसरी बार में ही ट्रॉफी जीत ली है। तो उसी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि इस बार क्या पुरुष का जो आईपीएल होगा उसमें क्या जीत पाएगी आरसीबी। यहाँ आपको परीक्षा के पॉइंट से जनरल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। बृहस्पति, शनि व मंगल के संयोजक से ब्लैक डेथ का जन्म। 1345 में आज ही शनि, बृहस्पति और मंगल ग्रह एक सीधे पे आ गए थे। खगोलविदों के अनुसार यह संयोजक ने ब्लैक डेथ का जन्म दिया था। ब्लैक डेथ एक महामारी है जिसका प्रकोप यूरोप के 1346 से 1353 तक रहा। इससे 2.5 करोड़ ज्यादा लोगों की जानें भी गई थी। FDA ने एड्स की पहली दवा एडिटी दवा बिक्री की मंजूरी दी। 1987 में आज ही FDA यानी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने एडजेडिटी को बिक्री की मंजूरी दी। एडजेडिटी एड्स की पहली अधिकृत दवा है जो एड्स रोगियों को जीवन बढ़ाने में मदद करती है। इसे 1964 में डॉक्टर जेरम होरोविट्स ने कैंसर से संप्रभावित उपचार के लिए रूप में विकसित किया था। क्या आप लोग बता सकते हैं एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द तैयार होगा आंधी और ओलावृष्टि सह लेने वाला गेहूं। बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ध्यान को रखकर तैयार की गई है यह प्रजाति, और यह प्रजाति पौष्टिक के क्षेत्र में भी अधिक होगी। सिंचाई नहीं मिलने के पर प्रति हेक्टेयर 55 से 60 और वर्षा पर निर्भर होने पर यह 40% से 45 क्विंटल तक रहा है इसका उत्पादन। इसीलिए अभी नए जो गेहूं की अवशिष्ट मतलब नए एक प्रकृति का उत्पादन करने की बात हो रही है, नए तरीके का गेहूं उत्पादन की। यहाँ आपको मूवी से जुड़ी खबर मिल जाएंगी। अगर इंटरेस्ट हो पाए ना तो कोई बात ही नहीं। तो ऐसी खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न था उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं।
आज का प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी हम्पी। तो आइए हम लोग इसका विश्लेषण देख लेते हैं। विरूपाक्ष मंदिर यह कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। इसे सांस्कृतिक विरासत के तहत 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इसे विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय ने शासन के तहत बनाया गया था। मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। इसे मंदिर निर्माण में द्रविड़ शैली में बनाया गया था। आपको पता है कि जो भी हाल ही में राम मंदिर बनी वो बेसर शैली में निर्मित है। ये जो दक्षिण भारत की जितनी भी मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित की जाती हैं। अगर हम लोग हम्पी की बात कर ले, हम्पी इसे पंपा क्षेत्र, किष्किंधा क्षेत्र और भास्कर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह विजयनगर साम्राज्य की 14वीं शताब्दी की राजधानी थी। यह कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा वेसी में स्थित है। हम्पी में प्रसिद्ध जो मंदिर है विरूपाक्ष है, कृष्ण मंदिर है, अच्युतराय मंदिर है, विट्ठल मंदिर है, हेमकूट पहाड़ी है, स्मारक और हजारा राम मंदिर स्थित है। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। या इस तरह आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।